हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटीआई या सीआईटीएस के प्रवेश परीक्षा के फीडर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये सेट नंबर 16 रहने वाला है और इस सेट में 25 क्वेश्चंस रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला सेट अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट स्क्राइबर, यानी कि वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये ऑफसेट स्क्राइबर का फिगर दिया गया है। अब ऑफसेट स्क्राइबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग बहुत से मापक यंत्रों के साथ में किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इससे मापने व मार्किंग करने का काम एक साथ हो सकता है, यानी कि दोनों काम हो सकता है, मापने व मार्किंग करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतम माप क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 mm होती है। किसकी अल्पतम माप? तो वर्नियर डेप्थ गेज की। इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये वर्नियर डेप्थ गेज का फिगर दिया गया है। अब वर्नियर डेप्थ गेज से भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वर्नियर डेप्थ गेज से किसी भी जॉब की गहराई मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नट व बोल्ट, यानी कि जो माइक्रोमीटर है वो नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस फिगर में देख सकते हैं, ये माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अब माइक्रोमीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका अल्पतमांक जो होता है वो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है वो हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माइक्रोमीटर की अल्पतमांक जो होता है, यानी कि अल्पतम जो होता है, यानी कि जो लिस्ट काउंट होता है वो कितने माइक्रोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि माइक्रोमीटर का जो अल्पतम जो माप जो होता है वो 10 माइक्रोन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोन, यानी कि 0.01 mm जो होता है वो 10 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब पर निश्चित दाब डालना, यही इसकी उपयोगिता है। किसकी? तो थिम्बल के ऊपर रैचेट की। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर की जो डेटम जो लाइन होती है वो स्लीव पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन कार्बाइड, यानी कि जो माइक्रोमीटर जो होता है उसका जो एनविल होता है वो टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 mm, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक 100 mm की दूरी मापी जा सकती है। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है,
जॉब की बाहरी माप लेने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में जो थिम्बल होता है वो 0.5 mm चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड एनविल होता है, यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर फिक्स्ड एनविल होता है। इस फिगर में देख सकते हैं ये इनसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। और ये जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। किसका लिस्ट काउंट है ये? तो ये इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 mm होती है। किसकी? तो वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बियरिंग में स्नेहक का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बियरिंग जो होता है उसमें स्नेहक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसको कम करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण, यानी कि बियरिंग में स्नेहक का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि किसी मशीन के घूमने वाले भागों को सहारा देने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? तो उसी को बियरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बियरिंग द्वारा कौन से भागों को सहारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमने वाले, यानी कि बियरिंग के द्वारा घूमने वाले भागों को सहारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सरफेस टू सरफेस घर्षण रोलिंग घर्षण से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक, यानी कि सरफेस टू सरफेस घर्षण रोलिंग घर्षण से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। घर्षण रोधी बियरिंग में घर्षण कार्यरत रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग, यानी कि घर्षण रोधी बियरिंग में रोलिंग घर्षण कार्यरत रहता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि इन बियरिंगों में शाफ्ट सीधे घर्षण नहीं लेती, इसलिए लंबे समय तक चलने के पश्चात भी शाफ्ट खराब नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फुट बियरिंग का प्रयोग शाफ्टों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी, यानी कि फुट बियरिंग का प्रयोग खड़ी शाफ्टों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बूश बियरिंग में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पीस, यानी कि बूश बियरिंग में बियरिंग एक पीस में प्रयोग होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि बूश घिसने पर उसे सुविधापूर्वक बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अक्षीय भार को सहन करने के लिए बियरिंग प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग, यानी कि अक्षीय भार को सहन करने के लिए थ्रस्ट बियरिंग प्रयोग करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं थ्रस्ट बियरिंग के बारे में। तो जो थ्रस्ट जो बियरिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बियरिंग होता है, दूसरा होता है डबल डायरेक्शन थ्रस्ट बियरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रोलर बियरिंग भार सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक,
यानी कि जो रोलर बियरिंग जो होता है वो अधिक भार सहन कर सकता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग द्वारा जब अधिक भार ट्रांसफ़र किया जाता है तो रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट, यानी कि चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक चक्कर में नट द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड, यानी कि एक चक्कर में नट द्वारा चली गई दूरी को लीड कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड व पिच समान होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। थ्रेड एंगल सभी चूड़ियों के लिए क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान, यानी कि थ्रेड एंगल सभी चूड़ियों के लिए असमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है लीड स्क्रू में चूड़ियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकमी, यानी कि लीड स्क्रू में एकमी चूड़ियाँ होती है। अब एकमी थ्रेड के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे जो एकमी थ्रेड है इसका जो कोण होता है वो 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक ही शाफ्ट पर 2 गियर वाले ट्रेन को कौन सा ट्रेन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड, यानी कि एक ही शाफ्ट पर 2 गियर वाली ट्रेन को कंपाउंड ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चूड़ी को फीड देने के लिए किसको एंगेज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ नट, यानी कि चूड़ी को फीड देने के लिए हाफ नट को एंगेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। थ्रेडिंग टूल के कोण की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर, यानी कि थ्रेडिंग टूल के कोण की जांच सेंटर के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।